Hello everyone, welcome to our channel PharmaCare. In the previous video, we learned about the local anesthetic. In this video, you will learn about the anti-epileptic drug. So let's begin. फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. एपिलेप्सी की डेफिनेशन के अंदर बोल रहा है कि एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल disorder in which a brain activity becomes abnormal, causing a seizures or a period of unusual behavior, sensation and sometimes loss of awareness. Anyone can develop a epilepsy. epilepsy का basic meaning होता है कि मिर्गी. एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है या डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ब्रेन एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है और जिसकी वजह से मिर्गी आती है, सीजर्स आते हैं. इसके अंदर क्या होता है, जब भी पेशेंट के अंदर एपिलेप्सी आती है तो उसके अंदर अनयूजुअल बिहेवियर होते हैं. उसको खुद को नहीं पता होता कि क्या बॉडी शेक हो रही है या कैसे हो रहा है. जब एपिलेप्सी ख़त्म होती है कभी कभी पेशेंट को अवेयर नहीं हो पाता कि क्या उसके साथ हुआ है. लॉस ऑफ अवेयरनेस हो जाती है और सेंसेशन भी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द एपिलेप्सी. किसी भी पेशेंट या किसी भी पीपल के अंदर एपिलेप्सी हो सकती है. जब एपिलेप्सी होती है तो इसका अनप्रिडिक्टेबल होती है एपिलेप्सी, क्योंकि और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है. पता नहीं कर सकते हम कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई भी एपिलेप्सी आएगी. ये 30 सेकेंड्स टू 30 मिनट्स तक वेरी करती है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी ड्रग. एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर दो क्लासिफिकेशन आती है. सबसे पहले क्लासिफिकेशन आती है जर्नलाइज सीजर. जर्नलाइज सीजर्स के अंदर आते हैं जर्नलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर. सेकंड इसका आता है एब्सेंस सीजर. थर्ड इसमें आता है मायोक्लोनिक सीजर. सेकंड पार्ट इसी का क्लासिफिकेशन का आता है पार्शियल सीजर्स. पार्शियल सीजर्स के अंदर फिर फर्दर कैटेगराइज होते हैं सिंपल पार्शियल सीजर. सेकंड इसके अंदर आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज सब डिवाइड होती हैं. सबसे पहले कैटेगरी होती है बारबिचुरेट. बारबिचुरेट में एग्जांपल आता है फिनोबार्बिटोन. नेक्स्ट कैटेगरी इज डिऑक्सी बारबिचुरेट जिसमें एग्जांपल आता है प्रिमिडोन. थर्ड इज हाइडेंटोइन. हाइडेंटोइन के अंदर फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन आते हैं. फोर्थ इज इम्यूनोसिटिल बिन जिसके एग्जांपल आता है कार्बामिजापिन एंड ऑक्सीकार्बामिजापिन. Fifth is succinamide and example is ethoxamide. Sixth is aliphatic carboxylic acid and जिसमें एग्जाम्पल आता है सोडियम वेल्प्रोएट या वेल्प्रोइक एसिड एंड डिवोलोप्रोइक्स. सेवंथ इसमें एग्जाम्पल आता है बेंजोडाइजापिन जिसके अंदर आता है क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजेम. एट्थ इज फिनाइल ट्राइएजीन जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है लेमोट्रिजीन. नाइन्थ इज साइक्लिक गाबा जिसमें एग्जाम्पल आता है गाबापेंटिन एनालॉग्स एंड प्री गाबालिन. 10th इज द न्यूअर ड्रग्स. न्यूअर ड्रग्स के अंदर एग्जाम्पल आता है आपका टोपिरामेट एंड जोनिसिमाइड. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बेसिकली दो टाइप से होते हैं. एक होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग. सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ सोडियम चैनल पे पढ़ते हैं. दूसरा टाइप होता है कि गाबा पे इफेक्ट कर रहा है या फिर जीएडी पे इफेक्ट कर रहा है या गाबा टी पे इफेक्ट कर रहा है. इनकी फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा. सबसे पहले हम इफेक्ट ऑन सोडियम चैनल पढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ सोडियम चैनल पे क्या होता है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे कि फेनिटोइन होता है, फॉस्फेनिटोइन होता है, सीबीजेड होता है, ऑक्सीकार्बामिजापिन होता है, सोडियम वेल्प्रोइट होता है, लेमोट्रिजीन होता है, टोपिरामेट होता है, जोनिसामाइड होता है और लेकोसिमाइड होता है. ये सारे क्या करते हैं, सोडियम चैनल पे बाइंड कर देते हैं. वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल पे बाइंड कर जाते हैं. बाइंड करने के बाद जो इनएक्टिव स्टेट होती है इनकी वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक इनएक्टिव स्टेट रहती है, जिसकी वजह से फर्दर एंट्री सोडियम आयन की नहीं होती, जिसकी वजह से जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा. स्टेबलाइज हो जाएगा तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो फर्दर जनरेट नहीं होगा तो जिसकी वजह से जो सीजर का स्प्रेड है या सीजर का जो ट्रांसफर है, सीजर जो बढ़ रहा है वो बढ़ेगा नहीं या प्रिवेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो सीजर्स है वो कम हो जाएगा.
कम हो जाएगा तो अपना इफेक्ट दिखा देगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ये सारे जो ड्रग्स हैं ये सोडियम चैनल की मदद से अपना काम दिखाते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इफेक्ट ऑन गाबा, इफेक्ट ऑन जीएडी, इफेक्ट ऑन जीएबी, गाबा टी और आईपीएसपी। इनकी फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ लेते हैं। गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। जीएडी की फुल फॉर्म होती है ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। गाबा टी की फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ट्रांस अमाइनेज। एंड आईपीएसपी की फुल फॉर्म होती है इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बेंजोडाइजेपिन है वो क्या करता है कि गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड को फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से जो गाबा होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण क्या होता है, जो क्लोरीन कंडक्शन होता है वो बढ़ जाता है न्यूरॉन्स के अंदर, और जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी। हाइपरपोलराइजेशन की वजह से न्यूरल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अपना दिखाई देगा। ये सारे ड्रग्स ऐसे ही होते हैं बट इनका जो इफेक्टर सेल होता है वो डिफरेंट होता है। किसी का जीएडी होता है, किसी का गाबा टी होता है, किसी का आईपीएसपी होता है। जैसे बेंजोडाइजेपिन का इफेक्टर सेल्स होता है गाबा, और फिनोबार्बिटोन का होता है कि गाबा की एक्टिविटी बढ़ाएगा। और जो सोडियम वैल्प्रोएट होता है वो जीएडी को तो स्टिमुलेट करता है बट गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ट्रांस अमाइनेज को इनिबिट करता है। वैसे ही विगाबेट्रिन जो होता है वो गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ट्रांस अमाइनेज को इनिबिट करेगा। ऐसे ही जो गाबा पेंटिन्स होते हैं वो गाबा के रिलीज को प्रमोट करते हैं। जो टियागाबिन होता है वो आपका गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ब्लॉक कर देता है इन द न्यूरॉन्स। और बाकी का मैकेनिज्म सेम होता है, सिर्फ जो रिसेप्टर सेल होता है इनका, जो डिफरेंट ड्रग्स का जो रिसेप्टर सेल होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी मैकेनिज्म आपका सेम होता है। ये नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं इसमें। फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहला पॉइंट होता है जो फेनिटोइन होता है। फेनिटोइन इज एब्जॉर्ब स्लोली थ्रू जीआईटी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन अबाउट 90%। जो फेनिटोइन होता है वो क्या करता है कि वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से स्लोली एब्जॉर्ब होगा, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका अबाउट 90% होता है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन से वो हाईली बाउंड होता है। सेकंड इसमें बोल रहा है कि ऑलमोस्ट मेटाबोलाइज्ड इन लिवर बट बाय हाइड्रोक्साइलेशन एंड ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन। ये फेज 2 रिएक्शन से फेज 2 मेटाबॉलिज्म के थ्रू फेनिटोइन आपका मेटाबॉलिज्म होता है, और ज़्यादातर जो मेटाबॉलिज्म होता है फेनिटोइन का वो ज़्यादातर लिवर के अंदर होता है। और थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेनिटोइन कॉजेज द एंजाइम इंडक्शन। अगर तुमने फेनिटोइन की बार बार अगर तुमने डोज दी तो जिसकी वजह से क्या होगी, एंजाइम इंडक्शन हो जाएगी। एंजाइम इंडक्शन के कारण क्या होगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। जो बाद में जो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग तुम बार बार में दे रहे हो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि फेनिटोइन एग्जिबिट अ डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन। ये बोल रहा है कि जो फेनिटोइन है वो डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन दिखाता है। मतलब कि एट दी लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा जैसे कि 10 mcg पर मिलीलीटर से भी कम होगा तो एलिमिनेशन अकर बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू होगी। और अगर प्लाज्मा टी हाफ जो होगा वो 60 आवर्स तक बढ़ जाएगा। अगर डोज कम होगी मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, एक तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू जाएगा, और जो टी हाफ होगा उसका 60 आवर्स तक बढ़ जाएगा। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद अ स्लाइट इंक्रीज इन द डोज रिजल्टिंग इन टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से जो ड्रग टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाएगी, फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट इज हैंस थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑफ द फेनिटोइन इज एसेंशियल फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डोजेज। इसीलिए जो थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग फेनिटोइन की करी होती है वो एसेंशियल होती है ताकि ड्रग टॉक्सिसिटी ना हो जाए बॉडी के अंदर ऑफ द फेनिटोइन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द यूजेस में सबसे पहला यूज होता है जर्नलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के अंदर, पार्शियल सीजर्स के अंदर, ट्राइजेमिनल एंड अदर न्यूरोएल्जिया के अंदर
यूज़ करा जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यूज़ करा जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस होता है। इसमें क्या होता है, जो एपिलेप्सी आती है वो 30 मिनट्स तक आपको पेशेंट को झेलनी पड़ती है, तो इसलिए हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है पेशेंट। इसमें क्या करते हैं, फेनिटोइन हम एडमिनिस्टर करते हैं इसमें आईवी इन द नॉर्मल सैलाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज दी एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले याद रखना है कि जो सारे एडवर्स इफेक्ट हैं वो एच से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इज दी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ दी ऑर्गन। ऑर्गन का एनलार्जमेंट हो जाए इसमें ड्यू टू दी जनरेशन ऑफ दी या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी सेल या टिश्यू। हाइपरप्लासिया का मतलब भी एनलार्जमेंट ऑफ दी ऑर्गन ही होता है, मतलब दोनों सेम होते हैं। थर्ड इसमें होता है हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब स्किन रैशेज वगैरह हो जाएंगे इसमें। हेपेटिक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डीजनरेशन ऑफ द टिश्यू। हेपेटिक मतलब लिवर से रिलेटेड है, तो लिवर के जो टिश्यूज हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे या मर जाएंगे। हेरिटिज्म का मतलब होता है कि जो हेयर्स होते हैं वो ऐसी जगह ग्रोथ हो जाते हैं मैन और वुमेन में दोनों की में, जहाँ पे मिनिमम हेयर ग्रोथ होती है वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है हेयर की, और ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है हेरिटिज्म। नेक्स्ट इज दी हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाइडेंटोइन सिंड्रोम। हाइडेंटोइन सिंड्रोम बेसिकली जो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, फीटस में आता है, मतलब कि मैटरनल जो बेबी मतलब पैदा होता है उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जैसे क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिप्स होती हैं, जिसमें लिप्स क्या होती हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये बेसिकली जो मतलब बेबी जब पैदा होता है तभी से, मतलब स्टार्टिंग से ही होता है, इनको सीजर्स की प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग से, विच में वर्सन ड्यू टू द एज। एंड बेसिकली जो फीटल होता है वो ज़्यादा दिनों तक इसमें जिंदा नहीं रह पाता। और भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे ऑस्टोमलेशिया होता है। ऑस्टोमलेशिया बेसिकली विटामिन डी की कमी से होता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी अगर ना हो तो उसमें भी ऑस्टोमलेशिया हो जाएगा, और बोन्स जो होते हैं वो उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। एक और इसमें एडवर्स इफेक्ट होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। Thank you for watching this video. Please like, share, comment on this video, and please those who yet not subscribe my channel, please subscribe my channel for upcoming video on related to the pharmacy. Thank you so much.